हे बच्चा, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था बेल्जियम और श्रीलंका के केस स्टडी को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके आगे कि उससे हमें लर्निंग क्या मिला। लर्निंग फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका, उसके केस स्टडी से हमें लर्निंग क्या मिला। सो बेल्जियम की अगर बात करें, बेल्जियम ने फॉलो किया एक तरीके का मॉडल ऑफ कोऑपरेशन। मॉडल ऑफ कोऑपरेशन में उन्होंने किया क्या? बेसिकली इन्होंने गिव रेस्पेक्ट टू द कल्चर ऑफ अदर कम्युनिटीज। कहने का मतलब वहां पे डिफरेंट कम्युनिटीज जो अलग लैंग्वेज बोलते थे, जैसे कि कुछ लोग थे जो फ्रेंच बोलते थे और कुछ लोग थे जो डच बोलते थे। इन्होंने क्या किया, शुरू में इस चीज को रिकॉग्नाइज किया और उनको रेस्पेक्ट यानी कि रिकॉग्निशन दिए। इसके थ्रू हुआ क्या? दिस हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट एमंग कम्युनिटीज। तो जो कम्युनिटीज थे उनके बीच में ट्रस्ट बिल्ड हुआ, एंड ट्रस्ट बिल्ड होने के कारण इट हेल्प्स टू मेंटेन पीस एंड यूनिटी। सोसाइटी में उनकी पीस और यूनिटी मेंटेन हुआ। तो इजी वे से अगर पीस मेंटेन हो रहा है सोसाइटी में, यूनिटी मेंटेन हो रहा है, तो उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बेहतर हुआ। और हम लोग ये देख भी सकते हैं, अगर हम लोगों ने लास्ट में उसमें डिस्कस किया था कि आज प्रेजेंट टाइम में अगर बेल्जियम की बात करें तो वो 1.5 पॉपुलेशन है श्रीलंका का, लेकिन उनका इनकम जो है पूरे कंट्री का जो जीडीपी है समवेयर अराउंड 57 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन रुपी, ताकि आप इजी वे से कंपेयर कर सको। वहीं श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने फॉलो किया मॉडल ऑफ डोमिनेंस, जहां पे मेजोरिटेरियन जो सिन्हालीस थे उन्होंने डोमिनेट किया अदर कम्युनिटीज पे, जिसमें दे रिफ्यूज टू गिव और शेयर पावर विद अदर कम्युनिटीज। इन्होंने अदर कम्युनिटीज के साथ पावर शेयर नहीं किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ, इट बिल्ट रिफ्ट एमंग द कम्युनिटीज। जो कम्युनिटीज थे उनके बीच में दरार बन गया, एंड फाइनली लेड टू सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ नेशन। सिविल वॉर हुआ, लाखों लोग मारे गए। एक तरफ इन्होंने शुरुआत में उस डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज कर लिए, तो आउटकम उसका जबरदस्त। इन्होंने उस चीज को नहीं रिकॉग्नाइज किया, दे वर लिविंग इन अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, सर्टेन काइंड ऑफ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। उसका रिजल्ट हुआ सिविल वॉर। लगभग 80,000 टू 1 लाख लोग मारे गए। और अगर जीडीपी की बात करो तो इनका लगभग आज प्रेजेंट टाइम में लगभग 9 लाख करोड़ के आसपास है, 9 लाख करोड़। सो कंपैरिजन बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है। सो ये मेजर लर्निंग है कि बेल्जियम में किस तरीके का मॉडल फॉलो हुआ और किस तरीके का श्रीलंका में। तो अब अगला यही बात है कि हमें पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, डिजायरेबिलिटी या पावर शेयरिंग की डिजायरेबिलिटी, कि वाकई में ये डिजायर क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है, तो उसको हम लोग देखते हैं आगे पॉइंट में। सो पावर शेयरिंग हम लोग 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 रीजंस ऐसे हैं जो पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सोसाइटी में पावर शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा मोरल रीजन। सो पावर शेयरिंग के 2 रीजन है। why power
शेयरिंग इज डिजायरेबल। ऐसे क्या कारण है जो पावर शेयरिंग करना जरूरी है? तो उसके दो मेजर रीजन है, टू रीजंस हैं जो पावर शेयरिंग को सपोर्ट करता है। टू रीजन सपोर्ट्स पावर शेयरिंग। एक है जिसको बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल का मतलब होता है कोई भी काम करना प्रॉपर वे से सोच समझ के, मीन्स बेस्ड ऑन केयरफुल थिंकिंग, अच्छे से सोच समझ के कोई डिसीजन लेना। दूसरा है मोरल रीजन। एक तो हो गया प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा हो गया मोरल रीजन। अब एक एक करके इसको समझते हैं। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब ये हो गया, मोरल रीजन का मतलब हो गया जस्ट, न्यायोचित और क्या सही है इसके बेस पे, कि क्या सही है, क्या करना चाहिए और क्या न्याय है, लोगों के साथ अन्याय ना हो। तो ये दो बेसिस है। पहला, अगर हम लोगों ने सोच समझ के प्रॉपर वे से पावर को शेयर किया एमंग द अदर सोशल ग्रुप्स, इसका मतलब एक बात क्लियर है, ये सोसाइटी के अंदर में एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करेगा। मींस अगर प्रॉपर वे से पावर को शेयर किया जाता है तो जो सोसाइटी के अंदर अदर सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो कम होगा, पहला चीज। अब अगर कॉन्फ्लिक्ट कम रहेगा तो वायलेंस रिड्यूस होगा। अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी तो शायद लगभग एंड हो गया है, मणिपुर वायलेंस, ये भी एक तरीके से सोशल ग्रुप के बीच में ही झगड़े हैं, ठीक है। तो वायलेंस कम होगा। अब अगर वायलेंस कम होगा तो उस कंट्री का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा, पॉलिटिकली वो कंट्री स्टेबल रहेगा। क्यों पॉलिटिकली स्टेबल? एक कंट्री है अफ्रीका में, रुवांडा, एक मूवी है, कोशिश हो देख लीजिएगा, होटल रुवांडा। वहां पे उस मूवी में ये शो किया गया है कि दो ट्राइब्स, हुतूस एंड तुत्सी, ये आपस में फाइट किए। अगेन वही चीज है, पावर शेयर का ये प्रॉब्लम था, फाइट किया और वहां पे लाखों लोग मारे गए। बात यही है कि इधर यू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक और बेटर टू लर्न फ्रॉम द अदर मिस्टेक। बट यूजुअली पीपल क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने मिस्टेक से ही सीखते हैं। खैर, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर मेंटेन रहेगा, दिस हेल्प टू मेंटेन द पीस एंड यूनिटी। उस सोसाइटी में पीस मेंटेन रहेगा। अगर हम प्रूडेंशियल रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि क्यों करना चाहिए, तो वहां पे पीस मेंटेन रहेगा, यूनिटी मेंटेन रहेगा, तो हेल्प टू अचीव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनके पैरामीटर्स को अचीव करना बहुत इजी रहेगा। अब अगर बेल्जियम का एग्जांपल ले लो, उन्होंने किया सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं पर व्यक्ति आय की बात करूं कि वहां का हर व्यक्ति कितना कमा रहा है, लगभग 47 लाख रुपीस पर मंथ। वहीं श्रीलंका की बात करें तो यहां पे 3 लाख पर कैपिटा, यानी कि पर हर एक व्यक्ति 3 लाख के आसपास। तो ये डिफरेंस आप समझो। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गुड लिविंग स्टैंडर्ड होगा। यहीं पे अगर मोरल रीजन की बात करें तो जब हम बात करते हैं ट्रू डेमोक्रेसी, तो इसका मतलब ही है कि पावर को शेयर करना ही है, तभी ट्रू डेमोक्रेसी हमें अचीव हो सकता है। दूसरी बात, डेमोक्रेसी में पीपल फील दैट, पीपल को लगना चाहिए कि हर एक डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन है।
हर एक डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन है। अगर हम लोग पावर को शेयर करते हैं तो ये लोगों को रियलाइज कराएगा ना कि आप डिसीजन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। पीपल फील कंसल्टेड कि उनसे पूछ के किया जा रहा है। पीपल फील कंसल्टेड, और ये बातें जो है अथोराइज करता है, लेजिटिमाइट करता है। लेजिटिमाइट यानी कि जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है ना, लगता है कि नहीं ये जो गवर्नमेंट है वो सही है क्योंकि इसमें सभी का पार्टिसिपेशन। लेजिटिमाइट गवर्नमेंट फॉर्मेशन, जो वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म करती है उसको भी लेजिटिमाइट करती है, और ये हेल्प करता है अल्टीमेटली मेंटेन एंड स्ट्रेंथन, मजबूत करना, स्ट्रेंथन द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, उस कंट्री की एकता और जो भी विभिन्नता है उसको मजबूत करने का काम करता है। उसका रीजन ये है, आप किसी भी कंट्री की बात करो, हमारे ही कंट्री की अगर बात करो तो हमारे कंट्री में आपको माउंटेनियस रीजन भी मिलेगा, प्लेन रीजन भी मिलेगा, कोस्टल रीजन भी मिलेगा, है ना, और डेजर्ट रीजन भी मिलेगा। तो डिफरेंट काइंड ऑफ रीजन में रहने वाले लोगों का वे ऑफ लाइफ डिफरेंट होना, वे ऑफ लाइफ डिफरेंट होने का मतलब ये कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल ग्रुप हो गए। बात समझ में आ रहा है? दैट इज द रीजन इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अगर ये लोग कंसल्टेड फील करेंगे तो वो यूनिटी तो रहेगी, एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द डाइवर्सिटी, हमारी डाइवर्सिटी भी मेंटेन है और यूनिटी भी है। एक लेबनान की स्टोरी से हम लोग थोड़ा पावर शेयरिंग को और समझते हैं। सो एक कंट्री है लेबनान। बेसिकली अगर मैप पे आप देखोगे तो ये वर्ल्ड मैप पे इजराइल के पास है, मेडिटेरेनियन सी के पास। तो इस कंट्री में खास बात यह है कि कंट्री हाईली डाइवर्स है। डाइवर्सिटी बेसिकली लेबनान कंट्री की अगर बात करें तो डाइवर्स कंट्री है, और डाइवर्स कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम्स। अब मुस्लिम्स में भी अलग अलग, जैसे एक थे सिया और एक सुन्नी, इनका भी पॉपुलेशन अच्छा खासा है वहां पे। और क्रिश्चियनिटी में कुछ थे ऑर्थोडॉक्स और कुछ थे मैरोनेट क्रिश्चियन। इस रिलीजियस डिफरेंस को ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस शॉर्ट के लिए ऐसे ही समझ लीजिए। ऑर्थोडॉक्स जो होते हैं, मीन्स देखो जितने भी रिलीजन होते हैं वो टाइम टू टाइम वो डिवाइड भी होते रहते हैं। जैसे मुस्लिम्स की बात करें तो जब मुस्लिम जो इनका इस्लाम रिलीजन था, बहुत ज्यादा इसके डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं किए, बस इतना जान लीजिए एक सर्टेन टाइम बाद जब प्रोफेट मोहम्मद का डेथ हो जाता है तो फिर उनके लीडरशिप पे क्वेश्चन होता है कि कौन आगे जो है इनको लीड करेगा पूरे इस्लाम कम्युनिटी को। तो इनका मानना था कि जो ब्लड रिलेशन है ना, प्रॉफेट मोहम्मद के जो ब्लड रिलेशन है उनको लीडर बनना चाहिए लीडरशिप के लिए, और इनका मानना था कि कम्युनिटी से कोई लीडर बनना चाहिए। और बस यही दो अलग अलग थॉट कॉज फॉर द डिवीजन ऑफ इस्लाम। एक बने सिया, एक बने सुन्नी। सिया के अगर आज के टाइम में मेन कंट्री को अगर आप देखें तो आप सऊदी अरेबिया कह सकते हो, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन सुन्नी है। वहीं सिया के रिलीजन को आप देखोगे तो आज के टाइम में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ईरान में सिया है। ऐसे क्रिश्चियनिटी में ऑर्थोडॉक्स ये थे जो पोप को रिकॉग्नाइज नहीं करते, पोप को फॉलो नहीं करते, वो जो रोम में बैठते हैं, और ये पोप को फॉलो करते हैं। बेसिकली ये जो मैरोनाइट क्रिश्चियनिटी है ये सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही फैले हुए हैं। मिडिल ईस्ट का मतलब ये हो गया जैसे कि लेबनान, सीरिया, अर्मेनिया, इन जगह मिल जाएंगे। और अगर इनकी बात करें तो ये मिल जाएंगे हमें ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप,
जैसे कि फ्रांस, सॉरी जैसे कि रसिया, रोमानिया, हंगरी, ये सारे कंट्रीज। सो ये भी बात है, रिलीजन जो हम फॉलो करते हैं वो भी इंटैक्ट नहीं रहता है। दैट इज द रीजन वी हैव टू बिल्ड आवर थॉट, क्योंकि टाइम के हिसाब से रिलीजन के भी अंदर इवोल्यूशंस होते रहते हैं। सो डाइवर्सिटी होने के कारण इन सारे कम्युनिटीज में एक दूसरे के प्रति रिसेंटमेंट, आपस में प्रॉपर कंसल्टेशन वगैरह ना होने के कारण पावर शेयर करने के लिए कोई राजी नहीं था। दिस लेड टू, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण दिस लीड टू सिविल वॉर। सिविल वॉर, लेबनान में सिविल वॉर हुआ। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि फ्यूचर में कभी सिविल वॉर ना हो, तो इन्होंने भी पावर को शेयर किया, लेकिन इनका पावर शेयरिंग मेथड अलग था। पावर शेयर किया। अब इनका पावर शेयरिंग मेथड क्या था? इन्होंने ये कहा कि जो मैरोनाइट क्रिश्चियन होंगे, इनका जो हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट होगा सिर्फ इसी कम्युनिटी से ही होगा, मैरोनाइट क्रिश्चियन। जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो सिर्फ सुन्नी कम्युनिटी से, प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो सिर्फ सुन्नी कम्युनिटी से। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन डिप्टी पीएम, वहीं सिया को दिया गया स्पीकर का रोल। स्पीकर जो जैसे पार्लियामेंट हमारे कंट्री में, वैसे ही इनके कंट्री में जो लॉ को बनाएंगे, स्पीकर लॉ को बनाने के लिए जो चेयर हेड करते हैं। तो एक तरीके से इन्होंने पावर शेयर किया विद डिफरेंट कम्युनिटीज, गिवन देम डिफरेंट पोस्ट। तो फिक्स्ड है, कोई व्यक्ति जो है अगर मान लो क्रिश्चियनिटी में पैदा हुआ और अगर वो मैरोनाइट, तो वो पॉलिटिकल सिनेरियो में डायरेक्टली मतलब वो अल्टीमेटली वो प्रेसिडेंट बन सकता है। बट अगर कोई व्यक्ति ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में पैदा हुआ तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, डेप्यूटी पीएम ही बन सकता है। तो बट ये इस तरीके का पावर शेयरिंग का पर्पस क्या था? टू मेंटेन पीस, टू मेंटेन पीस। लेबनान की स्टोरी में एक बंदा खलील था, उसके साथ इश्यू ये था कि उसके जो फादर थे वो थे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और जो मदर थी वो थी मुस्लिम, सुन्नी। बट ये बंदा थोड़ा सा मॉडर्न था, सेक्युलर टाइप का, मीन्स किसी तरीके के रिलीजन में बिलीव नहीं करता था। तो इसका यही आर्ग्यूमेंट था कि मैं अगर पॉलिटिकल करियर यानी कि पॉलिटिकल डायरेक्शन में जाता भी हूँ जहाँ पे सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा धर्म को फॉलो करूँ जिससे मैं हाईएस्ट पोजीशन गेन कर सकूँ। ये तो मेरिट बेस्ड नहीं है ना कि जो ज़्यादा बेहतर हो उसको अच्छा पोस्ट मिले, नॉट मेरिट बेस्ड। जो पॉलिटिकल पोजीशंस है नॉट मे, इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन रिलीजन। तो इस व्यक्ति का यही आर्गुमेंट होता है कि जो कंट्री होना चाहिए वहां पे जो भी पोस्ट और पोजीशंस होने चाहिए वो बेस्ड ऑन मेरिट, यानी कि जो ज्यादा कैपेबल होगा उसको जो है मिलेगा। एट द सेम टाइम वहां के जो एल्डर्स थे उनका कहना यह था कि पावर शेयरिंग वो होना चाहिए जिससे पीस इंटैक्ट रहे कंट्री में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वापस से सिविल वॉर हो जाए। इसलिए ये जो मेथड था पावर शेयरिंग का, ये इंश्योर कर रहा था पीस इन द कंट्री के अंदर किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को ये हटा रहा था। तो जब बात करते हैं हम लोग डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी नॉट जस्ट इलेक्शन। डेमोक्रेसी का मतलब, या फिर आप कह लो पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी से पावर शेयर कर रहे हैं। पावर शेयरिंग का मतलब नॉट जस्ट इलेक्शन, इट्स अबाउट पीस, यूनिटी, स्टेबिलिटी। तो पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर मीनिंग से इंटैक्ट नहीं है, और ये मैं शुरू से समझा रहा हूं। वी आर डीलिंग विद द सब्जेक्टिव सब्जेक्ट, जिसका मीनिंग सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है।
हर एक कंट्री का डेमोक्रेसी उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, उस कंट्री के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जो डेमोक्रेसी का डिफिनीशन है उसके हिसाब से फिट होगा। क्लियर है? सो ये स्टोरी था कि खलील का जो आर्गुमेंट था यही कि डेमोक्रेसी यानी कि मेरिट बेस्ड होना चाहिए, इस तरीके का सिस्टम अलग है। बट जो उनके एल्डर्स थे, जो उनसे बड़े थे, उन्होंने सिविल वॉर वगैरह देखा था कि कितना ह्यूज डिस्ट्रक्शन लेके आया था। दैट इज द रीजन दे ट्राइड टू कन्विंस देम कि क्या ज्यादा जरूरी है कंट्री में। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ते जाओ और पॉलिटिकल अचीवमेंट करते जाओ, ऐसा नहीं है। कंट्री का स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ लेबनान। अब हम लोग डील करते हैं कि कितने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होते हैं। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक होगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कितने तरीके का जो है, कितने तरीके से पावर शेयरिंग किया जा सकता है या किया जाता है जनरली। सो इस टॉपिक में डील करने से पहले एक्चुअली ये बता दूं कि जो ओल्ड मेथड था पावर शेयरिंग का, वो ये माना जाता था कि जो उसमें कि पावर जो है सिर्फ एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। इससे क्या होगा, पहले क्या होता था बेसिकली, इसको बोल दो सेंट्रलाइज्ड मेथड ऑफ पावर शेयरिंग, सेंट्रलाइज्ड, ताकि फास्ट और इफेक्टिव डिसीजन लिया जा सके। बट जो मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड इसको कह लो डिसेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड में ऐसा माना जाता है कि पावर को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एट डिफरेंट लेवल्स, और इसमें जो सोर्स ऑफ पावर्स है, सोर्स ऑफ पावर पीपल को कंसीडर किया जाता है। हर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए सोर्स ऑफ पावर जो है इसमें पीपल होते हैं, और क्योंकि इसमें पीपल कंसल्टेशन वगैरह होता है तो मे बी ये डिले हो सकता है बट ऑलवेज इफेक्टिव। और इसको इसीलिए कहा जाता था, इनका कंसर्न ये था कि जो मॉडर्न यानी कि जो डिसेंट्रलाइज्ड मेथड होगा वो डिले और इनइफेक्टिव होगा, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। हाईली कंसल्टेशन इट रिक्वायर्स, दैट इज द रीजन डिले हो सकता है बट इफेक्टिव डिसीजन होता है। सो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करें तो मेजर हम 4 तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। वन इज हॉरिजॉन्टल बेस्ड, हॉरिजॉन्टल बेस्ड। सेकेंड वर्टिकल बेस्ड। थर्ड कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड। एंड फोर्थ based on social groups, political parties और प्रेशर ग्रुप्स कह लो, प्रेशर ग्रुप्स। अल्टीमेटली पावर शेयरिंग का पर्पज, ये सारा अल्टीमेटली काम क्या कर रहा है, डिसीजन मेकिंग का, डिसीजन मेकिंग। जब हम लोग बात करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल बेस्ड पावर शेयरिंग मींस पावर शेयर करते हैं बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में। और हमारे गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हॉरिजॉन्टल बेस्ड पावर शेयरिंग का मतलब ये शो करता है दे आर नॉट सबऑर्डिनेट, ये कोई किसी से भी नीचे नहीं है, ये एक दूसरे को चेक करते हैं, और एक दूसरे को चेक करेंगे और बैलेंस करेंगे। जैसे
एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया मिनिस्टर्स। अगर मिनिस्टर्स कोई गलती करते हैं देन देयर एक्टिविटी चेक्ड इन पार्लियामेंट। मीन्स कोई भी मिनिस्टर्स है उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, दे हैव टू अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। ये तीनों ही सेम लेवल पे है, ऐसा नहीं कोई ऊपर नीचे है। तो अगर मिनिस्टर्स कोई गलती कर रहा है दे हैव टू अकाउंटेबल टू दी पार्लियामेंट, और इन दोनों को अकाउंटेबल होना पड़ेगा जुडिशरी के। एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव दोनों को ही जुडिशरी के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ेगा, यानी कि ये कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो किसी के अधिकारों को वायलेट करे। एट द सेम टाइम जुडिशरी में भी यही स्ट्रक्चर है। अगर कोई डिसीजन जो है रॉन्ग हो जाता है, सपोज हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया वो रॉन्ग है, वो गलत है, तो उसको जो है चेक किया जाता है हायर कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, उसने कोई विल इंटेंशन मतलब रॉन्ग इंटेंशन इल इंटेंशन के कारण जो है कोई रॉन्ग डिसीजन दिया, तो यहाँ पे भी पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी है कि उनको भी चेक किया जाए पार्लियामेंट के द्वारा कि आपने जो डिसीजन लिया वो गलत है, और देयर इज ए प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट लाइक प्रोसीजर, कि उनको हटाया भी जा सकता है। तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर इस तरीके से जो चेक और बैलेंस का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का जो पावर है वो 3 लेवल पे डिवाइड हो रहा है। वहीं वर्टिकल, यहां पर पावर, गवर्नमेंट का जो पावर है डिवाइडेड बेस्ड ऑन लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स। जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड एक स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड एक पंचायत। और ऐसा नहीं है कि ये तीनों एक दूसरे के सबऑर्डिनेट है, नहीं, इनके सारे मैटर्स कि ये किस मुद्दों पर डील करेंगे ये प्रॉपर वे से ऑल मैटर्स गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, कि तुम अपने एरिया ऑफ स्फेयर में वर्क करो, स्टेट अपने एरिया में वर्क करे और ये अपने एरिया में। तो वर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड किया गया है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लो हमारे कंट्री की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बेसिकली उन मुद्दों पे जो है वर्क करेगा जो पूरे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो। स्टेट गवर्नमेंट उस राज्य के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा उसके हिसाब से, पंचायत जो है। तो एक तरीके से हम लोग पावर को डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट लेवल पे। फोर्थ कम्युनिटी बेस्ड, देखो सोसाइटी के अंदर डिफरेंट, कोई भी सोसाइटी होगा वहां पे डिफरेंट कल्चर के लोग मिलेंगे, डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज, सोशली वीकर और वुमेन। तो बहुत सारे बेसिस पे जो है कम्युनिटी को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कंट्री की बात करें, अपने कंट्री की बात, इंडिया में हमारे यहाँ मल्टीपल, देखो बेल्जियम का केस अलग था, पर अगर हमारे कंट्री की बात करें तो मल्टीपल रिलीजन है। आप 10 किलोमीटर क्रॉस करो तो डायलेक्ट चेंज हो जाता है, तो मल्टीपल लैंग्वेज भी है। सोशली वीकर सेक्शन ये भी बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे SC ST जब हम लोग कहते हैं सोशली वीकर। तो इन सबको कंट्री ने जो रिकॉग्नाइज किया, जैसे हम लोगों ने क्या किया कि पावर को शेयर कर रहे हैं विद द सोशली वीकर, SC और ST के साथ शेयर कर रहे हैं। इसके लिए क्या किए, जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से लोग चुने जाते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे रिजर्व कर दिया सीट, कोई पार्लियामेंट की कुछ सीट को रिजर्व कर दिया। ऐसे पंचायत में वुमेन के लिए सीट रिजर्व कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, SC ST का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कर रहे हैं, यहां पर पावर को शेयर कर रहे हैं। फोर्थ हम अगर आ जाए सोशल बेस, देखो कंट्री के अंदर हमारे मल्टी पार्टी कंट्री है, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं और रोलिंग बेस्ड, यानी कि हर साल चेंज होता रहता है लगभग, और साल 2 साल 4 साल पे पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती रहती है जो रूल करती है कंट्री को। पॉलिटिकल पार्टीज जो कंट्री को रूल कर रहती है, ये चेंज होते रहते हैं।
अभी के टाइम में मान लीजिए सेंट्रल में नहीं, अदर स्टेट्स में तो चेंज होते रहते ना। कहीं पे अगर एनडीए गवर्नमेंट है या बीजेपी है तो अगली बार जो है वहां पे कांग्रेस आ गए, और अगर कोई और स्टेट है तो वहां पे लोकल गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है पावर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी शेयर हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार गवर्नमेंट कोलिजन टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी फॉर्म होता है, जैसे आज के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसको बोलते हैं एनडीए गवर्नमेंट। अब एनडीए गवर्नमेंट के अंदर कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे बीजेपी है, जेडीयू है और एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मेजर जो बड़े बड़े हैं उनके नाम लिख दिए। तो ऐसे ये क्या कर रहे हैं, पावर को शेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज हो गए सोशल ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स कह लो, जैसे किसान लोगों ने अपना एक ग्रुप बना रखा है, किसान महासभा। इसके अलावा कोई इंडस्ट्रियल ग्रुप, ये लोग क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट को शो करते हैं गवर्नमेंट के सामने। जैसे कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने किसान बिल लेके आए, तो किसान लोगों ने मूवमेंट किया, जिसके कारण अल्टीमेटली रिजल्ट ये हुआ कि उन तीनों बिल को कैंसिल करना पड़ा। सो कहीं ना कहीं ये भी शेयर कर रहे हैं पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में। ऐसे ही सोशल ग्रुप्स, कुछ सोशल ग्रुप्स मूवमेंट्स वगैरह करते हैं कंट्री में रिफॉर्म लाने के लिए। तो ये 4 मेजर फॉर्म्स हैं जिनके बेसिस पे पावर शेयरिंग होता है। ऐसे कई सारे इंसिडेंट हैं जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया बिल, उसको सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया, उसके जो भी उसके अंदर मैटर्स थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा था, लोगों के अधिकार। ऐसे वर्टिकल जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, एक नाइजीरिया का केस था कि नाइजीरिया की स्टेट गवर्नमेंट ये डिमांड कर रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सोर्स ऑफ अर्निंग को बताओ कि किस तरीके से आप कितना अर्न कर रहे हो, और जितना अर्न करने के बाद आप ये मेथड भी ये क्लियर करो कि किस तरीके से स्टेट के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर। आपका पावर शेयरिंग यहाँ पे एंड होता है। आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर डिसाइड करेंगे किस पे क्लास लेना है। ठीक है, थैंक यू।